हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका यूनिट 1 है परिपथ विश्लेषण सर्किट एनालिसिस। इसमें हम जो भी परिपथ के अंदर जो भी चीज़ें काम में आती हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो देखिए। नेटवर्क नेटवर्क या जाल क्या होता है। तो विद्युत स्रोतों एवं परिपथ अवयवों जैसे कि प्रतिरोध, प्रेरक, संधारित्र, डायोड, ट्रांजिस्टर आदि के संयोजन से बने व एक दूसरे से संबंध परिपथों के समूह को जाल कहते हैं। जैसे आपको ये दिख रहा होगा, एक परिपथ है। ये क्या है? एक परिपथ है। अब परिपथ में आप देख रहे हो कि ये परिपथ जो है इसके अंदर इसके अंदर एक तो संधारित्र लगा हुआ है, ट्रांजिस्टर, एक संधारित्र लगा हुआ है, प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो इस तरह से जिस भी परिपथ के अंदर विद्युत स्रोत या बैटरी हो सकती है या प्रतिरोध हो सकता है, प्रेरक हो सकता है, संधारित्र हो सकता है, इन सभी से मिलकर इस तरह का जो पथ बनता है, इस तरह का जो जाल बनता है, इसे नेटवर्क या विद्युत जो परिपथ है या परिपथ है ये कहते हैं। अब ये जो है जाल दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो सक्रिय हो सकता है और एक निष्क्रिय हो सकता है। अब सक्रिय जाल क्या होता है? वो एक्टिव नेटवर्क कहलाता है। इसमें क्या होता है, किसी जाल के अंदर अगर एनर्जी सोर्स लगा हुआ है, एनर्जी या वोल्टेज, मतलब अगर इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब इसमें बैटरी जुड़ी हुई है, बैटरी से धारा जा रही है। अगर यहाँ पे बैटरी नहीं जुड़ी होगी तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। अगर इस स्रोत के अंदर इस जाल के अंदर अगर बैटरी जुड़ी हुई है, तो बैटरी जुड़ी हुई है तो इस प्रकार के जाल को हम सक्रिय कहते हैं। निष्क्रिय जाल क्या होता है? यदि किसी जाल में वोल्टेज या एनर्जी सोर्स नहीं जुड़ा हुआ है तो उसे निष्क्रिय जाल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। यदि किसी जाल में दो निवेशी तथा दो निर्गम टर्मिनल होता है तो वह जाल चतुर टर्मिनल 4 टर्मिनल नेटवर्क कहलाता है। जैसे जाल है, इस जाल में अगर दो निवेशी, इन्हें हम निवेशी कहेंगे, और दो निर्गम है, इन्हें हम निर्गम कहेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें इस वाले जाल के अंदर जो ए बी है, ए बी आपकी जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे निवेशी। क्या कहलाएंगे? निवेशी, या इन्हें हम कह सकते हैं इनपुट। और जो ये ई एफ कहलाएंगे या फिर कहलाएंगे आउटपुट। आउटपुट या इसे हम निर्गम वो निर्गत भी कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आप कह सकते हो कि ये जो हुआ, ये किसी किसी भी जाल में दो निवेशी व दो निर्गम टर्मिनल होंगे, दो निवेशी होंगे, दो निर्गम होगा, निर्गम होगा। इस तरह से ये चतुर टर्मिनल कहलाएगा। मतलब एक दो तीन चार, चार टर्मिनल हो गए, इसलिए इन्हें चतुर टर्मिनल कहेंगे। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि इसमें निवेशी और निर्गम जो हो गए, तो इसमें क्या करा कि इसे त्रि टर्मिनल कहा गया। त्रि टर्मिनल क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर दो टर्मिनल तो ये हो ही गए, लेकिन तीसरे टर्मिनल को हमने एक कर दिया, एक तार से जोड़ दिया। तो इस वजह से ये कौन सा टर्मिनल हो गया? त्रि टर्मिनल हो गया। और इस प्रकार के टर्मिनल में देखिए इसमें द्वि टर्मिनल हो गया। कैसे? क्योंकि हमने जो एक टर्मिनल जो एक टर्मिनल था उसको हमने इस तरह से जोड़ दिया, तो इस प्रकार टर्मिनल क्या हो गया? द्वि टर्मिनल कहलाएगा। ठीक है। अब देखिए स्रोत। स्रोत क्या होता है? स्रोत वो होता है जहाँ से हमें जहाँ से जो परिपथ होता है वहाँ से शक्ति मिलती है। मतलब जो होता है यहाँ से वोल्टा या धारा, दो तरह की चीज़ें हमें मिलेगी स्रोत से। तो वोल्टेज स्रोत की बात करें, वोल्टेज स्रोत दो तरह के होते हैं, एक तो आदर्श वोल्टेज स्रोत होता है और एक वास्तविक वोल्टेज स्रोत होता है। आदर्श वोल्टेज स्रोत क्या होता है? ऐसा वोल्टेज स्रोत जो आइडियल होता है। कैसा होता है? आइडियल होता है। आइडियल क्या होता है कि जैसे वोल्टेज है और जो प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा मतलब जो इम्पीडेंस है, प्रतिरोध है, उनके बीच में कोई भी वोल्टेज वोल्टेज जो है वो इस प्रतिबाधा पर नहीं जाएगी। मतलब ये जो वोल्टेज होगी वो इस प्रतिबाधा पर निर्भर नहीं करेगी। इस वोल्टेज या परिपथ के अंदर की प्रतिबाधा पर निर्भर नहीं करेगी। जो वोल्टेज है ये इस प्रतिबाधा पर निर्भर नहीं करेगी। तो आदर्श वोल्टेज स्रोत कहलाएगा। वी और आई के बीच में, मतलब वोल्टेज और जो धारा है उनके बीच का ग्राफ कैसा आएगा? बिल्कुल सीधा आएगा। और वास्तविक वोल्टेज स्रोत क्या होता है? ऐसा वोल्टेज स्रोत जिसमें जो अगर हमने वोल्टेज और स्रोत के बीच में कोई लोड जोड़ दिया, कोई भी लोड अगर ये इससे कनेक्ट होता है, ये इससे जुड़ता है, तो धारा का मान जो है, पहले अगर आइडियल में बात करें तो सीधा था, लेकिन अगर जोड़ देने पर इनका जो मान है वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। इसका मान जो ग्राफ है वो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, इस तरह से मुड़ जाएगा। अब देखिए धारा स्रोत। इस तरह से धारा स्रोत भी दो तरह से हो गया, एक आदर्श हो गया और एक वास्तविक हो गया। आदर्श धारा स्रोत क्या होता है? जब धारा
और जो प्रतिबाधा है उसके बीच में अनंत प्रतिरोध लगे हुए हों। जैसे दिख रहा होगा ना आपको, अनंत प्रतिरोध समांतर क्रम में लगे हुए हैं, तो इसे आदर्श धारा स्रोत कहते हैं। वास्तविक धारा स्रोत क्या होता है? जब धारा और प्रतिबाधा के बीच में सभी अनंत प्रतिरोधों को हटाकर अगर एक ही प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो इसे क्या कहेंगे? वास्तविक धारा स्रोत कहेंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। परिपथ, परिपथ क्या होता है? विद्युत स्रोत तथा विद्युत युक्तियों से बने हुए बंद पथ जिसमें धारा का प्रवाह होता है। तो देखो ये जैसा आपको दिख रहा है परिपथ होगा क्योंकि इसमें विद्युत स्रोत जुड़ा होगा, क्योंकि यहाँ बैटरी जुड़ी हो सकती है, बैटरी हो सकती है ये 20 वोल्ट की, इसमें ये प्रतिरोध है। तो इस प्रकार विद्युत स्रोत एवं विद्युत युक्तियाँ जैसे प्रतिरोध हुआ, संधारित्र हुआ, इस प्रकार ये जुड़कर एक बंद पथ बना रहे हैं, बंद पथ बना रहे हैं इस तरह से। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम परिपथ कह सकते हैं। शाखा क्या हो सकती है? किसी जाल में, जाल का वह भाग जिसमें धारा का पथ, जिसमें धारा का मान नहीं होता है। जैसे आप देख सकते हो इस वाले परिपथ के अंदर ए बी एक तरह का शाखा है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, बी सी एक तरह की शाखा है जिसमें धारा प्रवाहित होती है, सी डी शाखा जिसमें धारा प्रवाहित होती है, बी एफ शाखा जिसमें धारा प्रवाहित होती है। ये शाखा हो सकती है। संधि बिंदु क्या होता है? किसी जाल में जिस बिंदु पर दो या दो से अधिक शाखाएं मिलती है। जैसे इस बिंदु पर देखिए ये वाली शाखा आके मिल रही है, ये वाली मिल रही है और ये वाली मिल रही है। तो दो या दो से ज़्यादा आके जिस बिंदु पर मिल रही है उसे क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। जैसे बी सी ई एफ। पार्शियल लूप क्या होता है? किसी परिपथ में धारा का वह बंद लूप जो शाखाओं की तरह बना होता है। जैसे इसमें कितने लूप हो गए? 1 2 3। एक कौन सा लूप हो गया? ए बी एफ ए। एक हो गया बी सी ई एफ, एक है सी डी ई। इस तरह से जो ये पार्शियल लूप हो जाएंगे। अब आप बात करते हैं प्रतिबाधा। प्रतिबाधा यानी रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध ही होता है जो धारा के प्रभाव में रुकावट डालता है। ये दो प्रकार की होती है। रेखीय प्रतिबाधा, रेखीय प्रतिबाधा क्या होती है? जब किसी प्रतिरोध से प्रवाहित धारा आई तथा विभवांतर बी के बीच में खींचा गया ग्राफ सरल रेखा में प्राप्त होता है। मतलब बी और आई के बीच में जो ग्राफ होगा वो सरल रेखा में प्राप्त होगा, उसे रेखीय प्रतिबाधा कहेंगे। इसमें ये प्रतिरोध आर, प्रेरक एल, संधारित्र सी, ये रेखीय प्रतिबाधा दिखाते हैं, लेकिन डायोड, ट्रायोड, अर्धचालक नहीं दिखाते हैं। और द्विपार्श्विक प्रतिबाधा क्या होती है? जिसमें बी और आई के बीच में जो ग्राफ हो रहा है उसमें क्या हो रहा है कि अगर प्रतिबाधा से प्रवाहित धारा की दिशा, अगर ये धारा की दिशा है, ये आई और बी की धारा की दिशा कुछ इस तरह थी पहले, अगर ये बदल कर इस तरह कर दी जाए तो मतलब धारा की दिशा बदलने पर क्या होगा? जो प्रवाहित धारा की दिशा बदलने पर भी अपरिवर्तित रहेगा, तो इसे क्या कहेंगे? द्विपार्श्विक प्रतिबाधा कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आइए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको समझ में आई होगी। आगे इसके अगला भाग रहेगा।